ऑनलाइन क्लास आज जो हमने बात करनी है वो कंसिस्टेंसी और रेप्लिकेशन में बात करनी है कि आपका एक कंटेंट होता है वो रादर देन एक सर्वर के ऊपर प्लेस करने के आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं और इन कॉपीज के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना लाजमी है। ये हम क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, वो हमने आज लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके, पहला सवाल है कि डेटा रेप्लिकेट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो उसकी दो वजूहत हैं। एक होता है कि आप अपने ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और दूसरा होता है कि ओवरऑल जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जो है वो इन दोनों केसेस में आपको हेल्प करती है। कैसे करती है, तो पहले रिलायबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास एक कंटेंट है जो कि सिर्फ एक सर्वर पे पड़ा हुआ है और वो सर्वर क्रैश कर जाता है, तो इन दैट केस क्या मसला होगा कि अब वो आपका कंटेंट जो है वो घूम गया और उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने उसी कंटेंट के मल्टीपल रेप्लिकास बनाए हुए थे और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ओवर मल्टीपल डिफरेंट सर्वर्स, तो इन दैट केस अगर कोई एक रेप्लिका क्रैश कर जाता है तो मसला नहीं है, क्योंकि आप किसी और रेप्लिका से उसी कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके से आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी जो बात है वो है कि आपका अगर डेटा करप्ट हो गया है तो इन दैट केस टू आपकी रेप्लिकेशन जो है वो रिलायबिलिटी एनहांस करती है। यानी आप एग्जांपल लें कि लेट सपोज आपने आपने डेटा पे कुछ आपका डेटा है जो आपने कहीं पे कॉपी किया है और कॉपी करते हुए उसके अंदर कोई करप्शन हो गई है किसी एक सर्वर पे, बाकी जगहों पे जो आपने कॉपी किया है वहां पे करप्शन नहीं हुई। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा करप्ट है कौन सा ठीक है। तो वो फिर ये हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल रेप्लिकास हैं, तो आप मेजॉरिटी से चेक कर लेते हैं कि बाकी रेप्लिकास के पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो उनमें से जो मेजॉरिटी है उसे आप एज सही वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज मैंने एक एक्सेल फाइल में आप सबों के मार्क्स एंटर किए हुए हैं और उस एक्सेल फाइल की मैंने मल्टीपल कॉपीज बना के डिफरेंट कंप्यूटर्स पे सेव की हुई है। अब लेट सपोज आप में से कोई एक स्टूडेंट जो है मेरी मेरे जो कंप्यूटर पे एक्सेल फाइल है उसको इलीगली एक्सेस करके उसे अपने नंबर अपने मार्क्स को इंक्रीज कर देता है, इलीगली हैक करके। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सही वाले मार्क्स कौन से हैं। तो मैंने बाकी जो रेप्लिकास बनाए हुए थे मैं उनमें देखूंगा कि मार्क्स क्या है और मेजॉरिटी में जो मार्क्स पड़े हुए हैं मैं उसे सही ट्रीट करूंगा और मेरी अपनी फाइल जिसमें आपने चेंज किया था उसे मैं गलत ट्रीट करके तो उसे इग्नोर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप क्रैशेस और करप्शन और इलीगल एक्सेस इन दोनों केसेस को इन दोनों प्रॉब्लम से आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका जो सिस्टम ओवरऑल सिस्टम है वो ज्यादा रिलायबल हो जाता है। दूसरा जो रेप्लिकेशन का फायदा था वो था कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। तो परफॉर्मेंस ऐसे इंप्रूव होती है कि आप दो तरीकों से आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को स्केल कर सकते हैं। एक स्केलिंग है विद रिस्पेक्ट टू साइज, यानी आपका एक सर्वर है जिसपे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उस सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस कंटेंट को एक सर्वर की बजाय मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर कॉपी कर देंगे और जो क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग डिफरेंट सर्वर्स। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या होगा कि हर सर्वर के ऊपर जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी जो स्केलेबिलिटी अचीव होती है वो है ज्योग्राफिकल कवरेज की, यानी आपका एक मुल्क में सर्वर पड़ा हुआ है जिसमें सारा कंटेंट है, लेट्स सपोज यूएस में है। अब बाकी दुनिया के कोनों से भी आपको रिक्वेस्ट आ रही है, तो रादर देन आप यूएस के अंदर ही सर्वर रखने के आप क्या करते हैं कि उस कंटेंट को रेप्लिकेट कर देते हैं अमंग डिफरेंट सर्वर्स। और ये जो बाकी सर्वर हैं ये यूएस की बजाय बाकी दुनिया के मुल्कों में होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे, कुछ यूएस में होंगे, कुछ जापान में फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है वो फिर यूएस ही जाएगी, वो सिर्फ पाकिस्तान के सर्वर तक ही महदूद रहेगी। तो इस लिहाज से आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो यहां से आप देखते हैं कि रेप्लिकेशन का काफी फायदा है।
अगला पॉइंट है कि रेप्लिकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जिन्हें आपने एड्रेस करना होता है। तो एक इशू तो ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा रेप्लिकाज हैं और किसी एक रेप्लिका में चेंज होती है, वो चेंज आप बाकी सारे रेप्लिकाज में अपडेट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो इन रेप्लिकाज को अप टू डेट रखने में इस्तेमाल होगी बहुत ज़्यादा। यानी लेट सपोज आपका एक रेप्लिका है जिसका साइज 1 गीगाबाइट है और ये कंटेंट जो है ये 10 और सर्वर्स के ऊपर रेप्लिकेटेड है। तो इस कंटेंट में अगर कोई चेंज होती है तो ये 10 गीगाबाइट जो है ये जो 1 गीगाबाइट था ये बाकी 10 के 10 सर्वर में भी आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही होगी, आपकी जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो सारी की सारी इसी में इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी जो एक्चुअल यूजफुल ट्रैफिक थी उसके लिए नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये एक मसला है। दूसरा मसला क्या है कि अगर आपने एक कॉपी को अपडेट किया है तो अब यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी जितनी कॉपीज हैं उस कंटेंट की उन सारों को भी आपने अपडेट करना है। अगर नहीं किया तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। यानी आपकी मल्टीपल कॉपीज हैं, किसी कॉपी में कुछ कंटेंट की वैल्यू पड़ी हुई है, किसी में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और आपके जो यूजेज है या जो रिजल्ट है वो मैसअप हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना पड़ता है। जहां पे अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो एक बड़ी हार्ड किस्म की कंसिस्टेंसी होती है कि अगर कोई छोटी सी भी चेंज हुई है तो वो फौरन उसी वक्त बाकी सारे रेप्लिकाज में भी अपडेट होगी। ठीक है, पर इन सम केसेस इतना ज्यादा आपको हार्ड होना लाजमी नहीं है। तो इन दैट केस आप लूसन कर देते हैं कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट को, विच मीन कि अगर कोई चेंज हुई है तो या तो आप उसे डिले के बाद अपडेट करेंगे या फिर आप उसे अपडेट करेंगे नहीं, आप उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो सफर नहीं करेगा, और इसकी हम अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है। कंसिस्टेंसी मॉडल बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में और जो प्रोसेसेस उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, तो जो जो प्रोसेसेस उसे इस्तेमाल कर रही हैं उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और डेटा सिस्टम प्रॉमिस करता है कि मैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी जो है वो गारंटी कर रहा हूं। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी मॉडल है। यानी एग्जांपल लें तो एक प्रोसेस जो है वो रीड करती है एक सर्टेन पीस ऑफ डेटा, तो जो डेटा सिस्टम है वो गारंटी करता है कि तुमने जो वैल्यू रीड करनी है, आई विल मेक श्योर कि जो उस कंटेंट में जो आखिरी वैल्यू लिखी गई थी, सबसे आखिरी, मैं वही वाली वैल्यू तुम्हें रिटर्न करूंगा, उससे पहली वाली वैल्यू नहीं करूंगा। ठीक है, यानी मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, फिर किसी और ने डिपॉजिट किया है, तो अब आप अगर बैंक कोई तीसरा यूजर जो है बैंक में उस अकाउंट की वैल्यू को रीड करना चाहता है, तो कंसिस्टेंसी क्या होगी? क्या आपका बैंक प्रॉमिस करे कि मैंने और दूसरे बंदे ने जो पैसे डिपॉजिट किए थे उन दोनों का सम होने के बाद जो वैल्यू बनती है वो तीसरे यूजर को रिटर्न हो, ये ना हो कि उसे कोई पुरानी वैल्यू नजर आ जाए। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी मॉडल होती है जो कि गारंटी कर रहा होता है। और जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है कंसिस्टेंसी का, कि अगर कोई प्रोसेस जो है एक सर्टेन पीस ऑफ डेटा रीड करती है तो आपका सिस्टम जो है वो गारंटी करता है कि जो जो प्रोसेस, जो जो नोड उस डेटा को रीड कर रहे हैं उन सारों को सेम वैल्यू नजर आनी चाहिए। बेशक ये वैल्यू लास्ट रिटर्न वैल्यू ना हो, यानी बाद में कोई और वैल्यू राइट हुई थी पर अभी तक उससे पहले वाली कोई वैल्यू नजर आ रही है, पर नजर वो पुरानी वाली सारों को आएगी। ये नहीं होगा कि किसी को पुरानी वैल्यू नजर आ रही है, किसी को नई वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं, डिफरेंट टाइप की एग्रीमेंट्स हो सकती हैं। वो आप जो भी सिस्टम डिजाइन करते हैं वो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है,
ऑलराइट, तो आप कंसिस्टेंसी मॉडल्स की बात करते हैं, तो पहले बात होगी कि कंसिस्टेंसी मॉडल या तो डेटा सेंट्रिक होता है या क्लाइंट सेंट्रिक होता है। पहले हम डेटा सेंट्रिक की बात करते हैं। डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी का गोल ये होता है कि जो भी आपके डेटा स्टोर है ग्लोबली एक्सेसिबल, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस इस डेटा स्टोर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर कॉन्करेंटली रीड राइट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल सोर्सेज एक ही डेटा सोर्स को रीड राइट कर रहे हैं, एक डेटा सोर्स है, मल्टीपल यूजर है उस डेटा सोर्स का, और वो यूजर जो है रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं कॉन्करेंटली। तो इन दैट केस एक सर्टेन कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी जो है या तो हो सकती है कि कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हो सकती है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी हो सकती है, ठीक है। इसका आप डिटेल देखते हैं। कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग की अगर बात करें तो वो होता है कि जिस ऑर्डर में ऑपरेशन हुआ है वो ऑर्डर कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस ऑल रेप्लिकास, ठीक है। और ये जो है ये सीक्वेंशियल भी हो सकता है और कॉजल भी हो सकता है। सीक्वेंशियल की बात करें तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि एक डेटा स्टोर है, इट वुड बी कंसिडर्ड सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जो भी प्रोसेसेस कॉन्करेंटली रन कर रही हैं डिफरेंट मशीन्स पे, उनकी जो भी रीड राइट ऑपरेशन है उसकी जो मर्जी इंटरलीविंग हो, इट इज एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड जितनी प्रोसेसेस हैं उन सारों को वही इंटरलीविंग ऑपरेशन की नजर आए। यानी इस एग्जांपल में देखें कि लेट सपोज प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है और प्रोसेस 4 है। ऑलराइट, तो अब इन चार प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रोसेस 1 जो है एक वेरिएबल x पे वैल्यू राइट करती है और वो वैल्यू है a। फिर प्रोसेस 2 जो है उसी वेरिएबल x पे एक वैल्यू राइट करती है विच इज b। नोट करें क्लास टाइम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब प्रोसेस 3 रीड करती है, वेरिएबल x को रीड करती है, तो उसे जो वैल्यू नजर आती है दैट इज b। फिर प्रोसेस 4 उसे रीड करती है तो उसे वैल्यू नजर आती है b। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 जब दोनों रीड करते हैं, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले जो x पे वैल्यू राइट हुई थी वो x a थी और उसके बाद b राइट हुई थी, ठीक है। पर जब प्रोसेस 3 और 4 रीड करते हैं तो प्रोसेस 3 को लग रहा है कि पहले जो वैल्यू राइट हुई थी वो शायद b थी और उसके बाद जो वैल्यू राइट हुई है वो शायद a है। सिमिलरली प्रोसेस 4 जब रीड करती है उस डेटा वेरिएबल x को, तो उसे भी लगता है कि पहले जो वैल्यू राइट हुई थी वो b थी और उसके बाद जो वैल्यू राइट हुई है x में वो शायद a है, विच इज नॉट द केस, क्योंकि पहले a राइट हुआ था उसके बाद b राइट हुआ था। पर मसला नहीं है, ये जो आपका रीड राइट हुए हैं ये जिस ऑर्डर में हुए हैं इट इज सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इवन दो इन P3 और P4 को लग रहा है कि पहले B राइट हुआ है उसके बाद A राइट हुआ है, पर द थिंग इज कि जो P3 को लग रहा है ऑर्डर वही P4 को लग रहा है, यानी P3 को भी लग रहा है कि पहले वैल्यू B राइट हुई है और बाद में A राइट हुई है, और P4 को भी लग रहा है कि पहले B राइट हुई है और बाद में A राइट हुई है। तो इसलिए दोनों जो है वो कंसिस्टेंट है। एज अपोज टू दैट इस एग्जांपल में आ जाए, जहां P1 ने पहले वैल्यू राइट की x पे एंड दैट वैल्यू वाज a, x बाय द वे शेयर्ड वेरिएबल है। उसके बाद प्रोसेस 2 ने भी उसी वेरिएबल में एक वैल्यू राइट की दैट वाज b। अब P3 ने जो पहले रीड किया है तो उसे b नजर आया है और बाद में रीड किया है तो उसे a नजर आया है, यानी P3 के जाविये से आप देखें तो लग रहा है कि पहले जो वैल्यू राइट हुई थी x में वो b थी, उसके बाद उसे ओवरराइट करके a लिखा गया। ऑन दी अदर एंड P4 के एंड पे देखें तो उससे पहले जो वैल्यू रीड होगी R, तो पहले जो वैल्यू रीड किया उसे A नजर आएगा, बाद में जो रीड किया उसे B नजर आएगा, ठीक है।
असूली तौर पे देखा जाए तो P4 का व्यू ठीक है, क्योंकि पहले वैल्यू A राइट हुई थी, बाद में B राइट हुई है, ठीक है। पर मसला ये है कि हम उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड इस चीज में कि जो P3 को नजर आ रहा है वो P4 को नजर आए, और जो ऑर्डर P4 को नजर आ रहा है वो P3 को नजर आए। तो P4 को पहले A नजर आए फिर B नजर आए, P3 को पहले B नजर आए फिर A नजर आए, इसलिए ये जो सिनेरियो है ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है। मैं फिर एक रिकैप कर दूं कि जिस ऑर्डर में वेरिएबल पे वैल्यू राइट हुई है, यानी पहले A राइट हुआ है X में, उसके बाद X में B राइट किया गया है, तो ये वैल्यू इस यही ऑर्डर नजर आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई प्रोसेस उसे रीड करती है तो उसे लगे कि पहले A रीड हुआ है बाद में B हुआ है, या उसे लगे पहले B राइट हुआ था उसके बाद A राइट हुआ है, तो दोनों ठीक है। कंसिस्टेंसी ये है कि जो भी प्रोसेस रीड कर रही है ऑर्डर उन सारों को वही नजर आना चाहिए। यानी अगर पहले बी और बाद में ए नजर आए तो फिर सारों को पहले बी और बाद में ए नजर आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। आगे चलें तो अगली चीज होती है वो है कॉजल कंसिस्टेंसी। कॉजल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि अगर कोई राइट ऑपरेशन हुआ है और वो राइट ऑपरेशन किसी और ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उनके बीच में एक कॉजल रिलेशनशिप थी, यानी वन कॉज्ड द अदर, तो अब ये जो ऑर्डर है ये सारों को नजर आना चाहिए, ठीक है। और अगर कॉजल नहीं है, कॉन्करेंट है, यानी दो चीजें हुई हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हो, दोनों राइट जो है वो साइमल्टेनियसली हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किस ऑर्डर में बाकी मशीन को नजर आते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। किसी को एक पहले नजर आ गया, दूसरा बाद में नजर आ गया, किसी को दूसरा वाला पहले नजर आ गया, पहला बाद में नजर आ गया, कोई मसला नहीं है। पर अगर कॉजली रिलेटेड था, यानी एक राइट के ऊपर दूसरा राइट डिपेंड कर रहा है, तो फिर वो ऑर्डर नजर आना लाजमी है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। और इसका एग्जांपल देख लें कि लेट सपोज P1 ने एक राइट किया है, शेयर्ड वेरिएबल X है, उसमें वैल्यू A राइट कर दिया। P2 ने पहले X को रीड किया, यानी वैल्यू A रीड की है, उसके बाद X के अंदर कोई वैल्यू B राइट की है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको शक हो जाता है कि अगर B राइट करने से पहले उसने X को रीड किया है, तो चांसेस आर के हो क्या रहा है कि प्रोसेस 2 पहले X को रीड कर रही है, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल करते हुए एक नई वैल्यू जनरेट हुई है, और फिर वो नई वैल्यू जो है उसे राइट बैक कर दिया X में। यानी W इस राइट में और इस राइट में एक कॉजल रिलेशनशिप है, ये राइट जो है इस राइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑल राइट, अब क्या होता है, अब P3 जब रीड करता है X को तो उसे B नजर आता है, और बाद में उसे A नजर आता है। P4 जब रीड करता है तो उसे पहले A नजर आता है और बाद में B नजर आता है। यानी कहने का मतलब है कि P3 की नजर से देखा जाए तो उसे लग रहा है कि पहले जो वैल्यू राइट हुई थी वो B थी, उसके बाद जो वैल्यू उस वेरिएबल में राइट हुई थी वो A थी। P4 की नजर से देखा जाए तो उसे लग रहा है कि सबसे पहले जो X में वैल्यू राइट हुई है वो A है, उसके बाद जो वैल्यू राइट हुई है वो B है। तो क्लास ये जो सिनेरियो है ये कॉजली कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो P ओके क्योंकि आपका जो आपका P3 है उससे पहले B नजर आ रहा है फिर A नजर आ रहा है, जबकि B जो है वो बाद में राइट हुआ है और वो डिपेंड कर रहा था A के ऊपर। तो फेलियर यहां पे हो गया। P3 को पहले A नजर आना चाहिए था, उसके बाद B नजर आना चाहिए था, और P3 को लग रहा है कि पहले B राइट हुआ है उसके बाद A राइट हुआ है, विच इज नॉट द केस। और ये जो कॉजल रिलेशनशिप थी वो जो है इधर फेल हो जाती है। तो इसलिए ये जो सिनेरियो है ये कॉजली कंसिस्टेंट नहीं है। जहां पे आ जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले A राइट हुआ है, बाद में B राइट हुआ है,
पर ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि P2 ने पहले एक्स की वैल्यू को रीड किया जो P1 ने राइट की थी और बेस्ड ऑन दैट उसने अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके राइट किया, ऐसे नहीं है। P1 ने अपना अलहदा राइट किया है, P2 ने अपना अलहदा राइट किया है। अब क्योंकि इनके बीच में कोई कॉज नहीं है तो इसलिए P3 जो है वो पहले P3 को लग रहा है कि शायद पहले B राइट हुआ था उसके बाद A राइट हुआ था, P4 को लग रहा है कि पहले A राइट हुआ है बाद में B राइट हुआ है। ये कॉजली कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि A और B के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए चाहे पहले A नजर आ जाए चाहे पहले B नजर आ जाए वो दोनों ठीक है। और यहाँ पे याद रखें कि इवन दो ये सिनेरियो जो है ये कॉजली कंसिस्टेंट है, ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंस में हमने कहा था कि अगर P3 को नजर आ रहा है कि पहले B राइट हुआ है फिर A राइट हुआ है, तो P4 को भी वही ऑर्डर नजर आना चाहिए। और यहाँ पे P4 को नजर आ रहा है कि पहले A राइट हुआ है फिर B राइट हुआ है, तो क्योंकि ये ऑर्डर चेंज हो गया है तो इसलिए ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, पर कॉजली कंसिस्टेंट है क्योंकि इस राइट और इस राइट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो चाहे आप पहले B को नजर आ जाए चाहे आपको पहले A नजर आ जाए, दैट इज फाइन। तो क्लास अभी तक हमने कॉजल और सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की है। अगला जो कंसिस्टेंसी मॉडल होता है दैट इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपका एक लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड रेप्लिकेटेड डेटाबेस है जिसमें इनकंसिस्टेंसी बर्दाश्त की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वो वेबसाइट जो है आपकी कैश में पड़ी हुई है। अब वो वेबसाइट अपडेट हो गई है पर आप अपने ब्राउजर से उसे एक्सेस दोबारा करना चाहते हैं तो वो कैश के थ्रू वो अपनी कैश को ही एक्सेस कर लेता है और कैश में पुरानी वाली चीज पड़ी हुई है। तो इट इज पॉसिबल कि वो पुरानी चीज इतनी प्रॉब्लमेटिक ना हो, यानी आप अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं उस कहानी में कोई थोड़ी बहुत चेंज हो गई है और आपको नई चेंज नहीं मिली तो आपका इतना मसला नहीं होगा। अलबत्ता आपने अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं और आप दोबारा बैंक रीड करते हैं कि कितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपको कोई बहुत पुरानी वैल्यू नजर आ जाए तो उसमें आपको काफी मसला होगा। ठीक है, तो खैर तो उस सिनेरियो में तो आप ऑब्वियसली इवेंचुअल कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, पर जहां पे आप थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी को टॉलरेट कर सकते हैं, नुकसान नहीं होता, तो वहां पे आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इस्तेमाल करते हैं। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में क्या होता है बेसिकली कि इट बेसिकली रिक्वायर्स कि अगर कोई अपडेट हुआ है तो वो अपडेट बाकी सारे रेप्लिकास में फौरन प्रोपोगेट करना लाजमी नहीं है, यानी इवेंचुअली एक पीरियड के बाद अगर सारों के अंदर वो चेंज अपडेट हो जाती है तो वी आर गुड। तो इन दैट केस इस मॉडल को आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपके एक रेप्लिका में चेंज हुई है, अब वो रेप्लिका जहां जहां पे जिस जिस सर्वर पे पड़ा हुआ है उसकी कॉपी आप फौरन उन सारों को अपडेट ना करें, आप एक पीरियड के बाद जो है एक सर्टेन पीरियड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उन सारों को अपडेट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये अप्रोच कहां पे इस्तेमाल होगी कि अगर आपके अपडेट के बीच में लंबे गैप्स हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर लंबे गैप्स हैं तो क्या होगा कि एक रेप्लिका चेंज हो जाएगा, अब अगले अपडेट से पहले पहले बाकी जितने रेप्लिकास थे वो सारे भी ग्रेजुअली कंसिस्टेंट हो जाएंगे और उन सारों में भी इवेंचुअली वही डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये एक है। दूसरी अप्रोच है कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी की। कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि अगर आपने आपकी एक सर्टेन इनकंसिस्टेंसी है वैल्यू की या स्टेलनेस की और वो बर्दाश्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक रेप्लिका है जिसके अंदर स्टॉक्स की प्राइसेस पड़ी हुई हैं और एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आप कहते हैं कि अगर ये रेप्लिका किसी और सर्वर के ऊपर भी डेटा रेप्लिकेटेड है
और एक सर्वर के ऊपर स्टॉक की प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है, तो अब बाकी सारे सर्वर पे उस प्राइस को अपडेट करना है कि नहीं करना। तो वो आप रूल डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर चेंज जो है वो $0.02 की चेंज है या इससे कम है तो आप जाने दें, और अगर इससे ज्यादा चेंज हुई है, ज्यादा डिविएशन है, तो फिर आप सारों को रेप्लिकेट कर दें। यानी एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप लोगों का जो है एग्जाम में मार्क्स मैंने एंटर कर दिया है मल्टीपल रेप्लिकाज में, अब आप अपना पेपर चेक करवाते हैं मेरे पास आके, और आप में से किसी एक के मार्क्स जो है वो 100 में से 0.5 से इंक्रीज कर जाते हैं, तो मेरे पास जो एक्सेल फाइल पड़ी है उसे मैं अपडेट कर दूंगा, बाकी जो एक्सेल फाइल्स हैं मैं उसे अपडेट नहीं करूंगा। क्यों? मैं कहूंगा कि यार 0.5 100 में से अगर आपके नंबर इंक्रीज किए हैं तो इससे आपका कोई ग्रेड तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, तो फिर मैं इग्नोर ही कर दूंगा, बाकी रेप्लिकास को मैं अपडेट ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कि आपको एक सर्टेन हद तक स्टेलनेस की इजाजत होती है कि लेट्स सपोज आपके पास एक वेदर रिपोर्ट है और वो वेदर रिपोर्ट मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रेप्लिकेटेड है। अब अगर वेदर रिपोर्ट एक सर्वर के ऊपर चेंज हुई है, ठीक है, तो आप फौरन उसे बाकी सर्वर्स पे अपडेट नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यार मौसम है ना, मौसम फौरन तो चेंज नहीं होता, ग्रेजुअल चेंज हो रही होती है, तो ठीक है मैं अभी अपडेट नहीं करता और घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर मैं बाकी सारे सर्वर्स को जो है वो अपडेट कर दूंगा इफ नीड बी। ठीक है, अगर हाँ, तो ये बेसिकली आपका कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका डेटा चेंज हुआ है पर उसमें बहुत कम डिविएशन है, जहां पे डेटा चेंज हुआ है पर अभी 1-2 मिनट ही हुए, 10 मिनट ही हुए, तो 10 मिनट का डेटा जो है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी 10 मिनट की स्टेलनेस का इतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप फिर उससे जाने देते हैं, आप फौरन उस इनकंसिस्टेंसी को ठीक नहीं करते। ठीक है, तो अनलाइक सीक्वेंशियल कॉजल और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल्स, जो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी मॉडल है इसमें एप्लीकेशन स्पेसिफाई कर देती है कि आपको कितनी हद तक कंसिस्टेंसी चाहिए, और अगर आपका रेप्लिका जो है उसमें एक सर्टेन इनकंसिस्टेंसी आ गई तो बेसिकली आप स्पेसिफाई कर देते हैं यूजिंग अ कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, कॉनेट कहते हैं जिसे, वो कंसिस्टेंसी यूनिट, ये बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि आपका डेटा जो है कितनी हद तक इनकंसिस्टेंट हो सकता है, और अगर उस हद से ज्यादा इनकंसिस्टेंट हुआ तो फिर आप एप्लीकेशन वुड इंश्योर कि वो रेप्लिका सारों में कंसिस्टेंट हो, आप उसे दोबारा हर जगह अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है, और आपका मकसद होता है कि विद इन एन अलाउड रेंज आपने अपने रेप्लिकास को रखना है। ठीक है, तो क्लास ये हम डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल कर रहे थे। ऑडिट क्लास, तो जो दूसरे टाइप के कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं वो क्लाइंट सेंट्रिक होते हैं। इसमें और डेटा सेंट्रिक में फर्क क्या है? डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल क्या करता था कि आपका एक डेटा स्टोर है, ठीक है, उसे मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज एक्सेस करना चाह रही हैं, वो डेटा सोर्स शायद रेप्लिकेटेड हो ओवर मल्टीपल सर्वर, तो जो मल्टीपल सोर्सेज उसे एक्सेस करना चाह रही हैं कॉन्करेंटली, वो जिस ऑर्डर में रीड राइट ऑपरेशन करते हैं वो ऑर्डर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसे हमने देखा है कि चाहे आपकी सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी होगी, चाहे कॉजल कंसिस्टेंसी होगी, चाहे आपका इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मॉडल हो गया, चाहे आपने थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी की इजाजत दे दी, तो वो बेसिकली आपका डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल था। जब आप क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एम्फोसिस होता है कि आपका एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, मल्टीपल कोई और प्रोसेस एक्सेस कर रही है डेटा स्टोर को, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ एक प्रोसेस में इंडिविजुअल जो प्रोसेस एक्सेस कर रही है उसमें इंटरेस्टेड है, और वो उस प्रोसेस को जो डेटा का व्यू नजर आ रहा है कि पहले क्या रीड हुआ है बाद में क्या राइट हुआ है, तो वो जो रीड राइट का ऑर्डर है वो उस क्लाइंट प्रोसेस को क्या नजर आते हैं, दैट शुड बी कंसिस्टेंट।
बाकी क्लाइंट प्रोसेसेस को क्या नजर आ रहे हैं, हम अगर उससे हट के हैं तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। यानी डेटा सेंट्रिक में क्या था कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस डेटा स्टोर को एक्सेस करें तो उन सारों को क्या नजर आता है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या है कि एक मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रही है, बाकियों को क्या नजर आता है वो बेशक फर्क नजर आए, मुझे क्या नजर आता है और मुझे पहले क्या नजर आया, मुझे उसके बाद क्या नजर आया, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो क्लास दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे गारंटी होती है कि सिंगल क्लाइंट को क्या नजर आएगा, ठीक है, बाकी प्रोसेसेस जो कॉन्करेंटली डेटा स्टोर को एक्सेस कर रही है उन्हें क्या नजर आता है। ये कंसिस्टेंसी मॉडल जो है ये उस तरह की कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, एक जो मॉडल है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी का, दैट इज मोनोटोनिक रीड। मोनोटोनिक रीड क्या गारंटी करती है कि अगर एक प्रोसेस ने कोई डेटा एक्स है उसकी कोई वैल्यू रीड की है एट टाइम टी, अब उस टाइम के बाद अगर वही प्रोसेस उस डेटा को रीड करती है दोबारा से, तो वो जो वैल्यू है एक्स की वो टाइम टी वाली होगी या उसके बाद वाली होगी, उससे पहले वाली नहीं हो सकती। यानी इसका एग्जांपल है, आपने एक इनकमिंग ईमेल को रीड किया है जब आप मूव कर रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। तो लेट्स सपोज जब भी आप मूव करते हैं तो आप एक किसी नए ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब नया ईमेल सर्वर जो है क्या होगा, आपने पहले जो ईमेल्स देख ली हैं, अब आप नए सर्वर के साथ कनेक्ट करके अगर ईमेल को फेच करते हैं तो आपको वो पहले वाली सारी ईमेल नजर आनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद वाली नजर आ जाए ना आए वो बात की बात है, पर एटलीस्ट पहले जो नजर आया था वो तो नजर आया ना। यानी कहने का मतलब है मैं यूएमटी में अपनी ईमेल चेक करता हूं, अब मैं यूएमटी से घर आता हूं तो वो ईमेल नजर ही नहीं आ रही, तो ये मसला है। यानी ये इनकंसिस्टेंसी हो गई है कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेल की थी और मुझे घर आके मैं चेक कर रहा हूं वो ईमेल नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, तो मोनोटोनिक रीड का मतलब होता है, मोनोटोनिक रीड का मतलब होता है कि अगर आपको एक वैल्यू नजर आ गई है, अब उसके बाद में आप दोबारा उस वैल्यू को रीड करेंगे तो आपको या तो वो वैल्यू नजर आएगी या उसके बाद वाली, उससे पहले वाली नहीं नजर आएगी। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक राइट का। इस कंसिस्टेंसी मॉडल में क्या होता है कि इट गारंटीज कि अगर कोई राइट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है एक्स पे, हाँ, तो अगर आपने किसी आइटम एक्स पे कोई राइट ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो राइट करने से पहले अगर आपका मोनोटोनिक राइट मॉडल है तो दैट मीन्स कि ये गारंटी करेगा कि राइट करने से पहले आपका जो अपना व्यू है ऑफ एक्स वो अप टू डेट होना चाहिए। यानी एग्जांपल है कि आपका एक प्रोग्राम है सर्वर पे, ठीक है, आपने उस प्रोग्राम को अपडेट किया है, ठीक है, तो उसे अपडेट करने के लिए इंश्योर ये करना लाजमी है कि उसके जितने कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट्स पे ये प्रोग्राम की कंपाइलेशन और लिंकिंग डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो सारी की सारी फाइल जो है वो भी लेटेस्ट फाइल आपके सर्वर पे मौजूद होनी चाहिए। यानी आपके मल्टीपल सर्वर पे ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आप अपने सर्वर पे प्रोग्राम को कंपाइल रिकंपाइल करना चाहते हैं अपडेट करने के बाद, तो अब जब आप रिकंपाइल करेंगे तो मोनोटोनिक राइट का मतलब है कि वो रिकंपाइल होने से पहले उस प्रोग्राम में जितनी जितनी चेंजेस हुई हैं, यानी जिस जिस सर्वर पे कोई फाइल चेंज हुई है वो सारे लेटेस्ट फाइल्स आप अपने सर्वर पे लेके आए, वो लेटेस्ट फाइल आपके सर्वर पे आप आ गई है, अब आप उन सारों को कंपाइल कर सकते हैं। तो क्लास ये मोनोटोनिक राइट का कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज है रीड योर राइट। इस मॉडल में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी रीड योर राइट में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी
कुछ शेयर डेटा है या कॉमन डेटा है, रेप्लिका है, उसने कुछ राइट किया है, ठीक है। तो अब कोई और रेप्लिका जो है उसे उसी आइटम को राइट करना चाहता है, तो राइट करने से पहले उसे रीड करेगा, ठीक है। यानी आपने कुछ राइट किया है, तो अब अगला राइट होने से पहले ये जो राइट है ये सारों के ऊपर अपडेटेड हो जाना चाहिए। यानी एक एग्जांपल है कि आपने एक वेब पेज को अपडेट किया है, तो आप गारंटी कर रहे हैं कि आपका ब्राउजर जो है वो लेटेस्ट वर्जन उस वेब पेज की एक्सेस कर सकता है, पुरानी जो कैश कॉपी है उसे नहीं एक्सेस करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये रीड और राइट का कंसिस्टेंसी मॉडल है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपने कोई चेंज किया है, अब आप उस आइटम को रीड करना चाहते हैं, तो वो चेंज जो है वो सारों को नजर आनी चाहिए रीड करने से पहले। और आखिरी जो कंसिस्टेंसी मॉडल है क्लाइंट सेंट्रिक, दैट इज राइट फॉलोज रीड। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी राइट किया है, कोई भी आपने राइट करना है, ठीक है, तो राइट करने से पहले आप आइटम को देखेंगे, उस आइटम को अपडेट कर लेंगे। यानी आपके पास एक राइट आइटम है, उसे आप कुछ राइट करना चाहते हैं, तो उसे राइट करने से पहले आप रीड करके अप टू डेट लेके आएंगे, और जब वो आइटम अप टू डेट हो गया तब आपको इजाजत है कि अब आप उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है कि लेट सपोज आपका एक एक फोरम है जिस पे यूजर जो है कोई आर्टिकल ए रीड करता है, ठीक है। अब यूजर क्या करता है कि उस आर्टिकल के रिस्पांस में नीचे जो कमेंट होते हैं उसमें कुछ लिख देता है, ठीक है। अब राइट फॉलो रीड कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर बी जो है, यानी बी का मतलब है कि जो यूजर ने रिस्पॉन्स लिखा था, अपना कमेंट लिखा था, तो वो कमेंट अगर किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी फॉर्म की कॉपी के ऊपर अगर वो विजिबल है, तो लाजमी है कि उससे पहले जो आर्टिकल ए था वो भी विजिबल हो। यानी इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे अच्छा लगा और उसके नीचे मैंने कमेंट कर दिया, अब कोई वो जो वेबसाइट है उसका एक रेप्लिका किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है, अब उस सर्वर पे अगर मेरा कमेंट तो आ जाता है पर जो ओरिजिनल आर्टिकल था वो नहीं पड़ा हुआ, तो मसला क्या होगा कि लोग मेरा कमेंट पढ़ेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी कि इस कमेंट से पहले जो चीज थी वो तो है ही कोई नहीं, तो ये कमेंट किस पे कर रहा है। तो बेसिकली रूल ये है, राइट फॉलो रीड का रूल ये है कि अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है तो दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई कमेंट लिखा है तो उस कमेंट से पहले वाला जो आर्टिकल था वो नजर आएगा, तब भी मेरा कमेंट नजर आएगा, वरना मेरा कमेंट नजर नहीं आएगा। इसमें एक और एग्जांपल ले लें कि कोई यूट्यूब की वीडियो है और उस वीडियो पे मैंने कमेंट कर दिया, अब वो वीडियो यूट्यूब के किसी और सर्वर के ऊपर रेप्लिकेट नहीं हुई अभी तक, पर मेरा कमेंट जो है वो रेप्लिकेट हो जाए उस सर्वर पे, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि ये कमेंट किस वीडियो के ऊपर किया गया है। तो इसलिए वी हैव टू इंश्योर कि अगर मेरा कमेंट उस सर्वर के ऊपर नजर आ रहा है, तो कमेंट से पहले वाली जो वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने कमेंट किया तो वो वीडियो का नजर आना भी लाजमी है, ठीक है क्लास। अगला पॉइंट है क्लास कि आप रेप्लिका को मैनेज कैसे करते हैं। आपके पास एक कंटेंट है, उसके मल्टीपल रेप्लिकास पड़े हुए हैं, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए दो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर वन, आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है कि रेप्लिका सर्वर कैसे प्लेस करना है, यानी कौन सी बेस्ट लोकेशन है जहां पे रेप्लिका पड़ा होगा, जहां पे सर्वर पड़ा होगा, ठीक है। और आजकल जो है ये प्रॉब्लम इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रही, क्यों? क्योंकि देखिए पुराना जमाना था तब आप हर कंपनी को अपने सर्वर खुद ही मैनेज करने पड़ते थे। अब क्या होता है, दुनिया में डेटा सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास सर्वर पड़े होते हैं, उन्होंने हर दुनिया के हर मुल्क में सर्वर रखा होता है, उन सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी भी होती है, हाई स्पीड एक्सेस होती है। तो अब आपने सर्वर कहाँ पे प्लेस करना है वो आपकी हेडेक नहीं है, आप उस कंपनी को कह देते हैं कि हाँ मैंने कंटेंट प्लेस करना है, सर्वर कौन सा है वो तुम लोग जो है खुद ही मैनेज कर लो।
ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज कि कंटेंट कहाँ पे प्लेस करना है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। और जहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि आपके पास जो मल्टीपल सर्वर पड़े हुए हैं उनमें से किस सर्वर के ऊपर आपने कंटेंट को प्लेस करना है, किस सर्वर के ऊपर कंटेंट को प्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो ये रेप्लिका मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटेंट प्लेसमेंट की अगर बात, अच्छा रेप्लिकास की बात करें, सॉरी कंटेंट प्लेसमेंट की बात करें, तो पहला जो सवाल है वो ये है कि रेप्लिका किस तरह के होते हैं। तो क्लास 3 किस्म के रेप्लिका होते हैं। एक रेप्लिका होता है परमानेंट रेप्लिका, यानी आपने जब कंटेंट जनरेट किया है तो उसी वक्त आपने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से सर्वर हैं जिनके ऊपर आप इस कंटेंट को प्लेस करेंगे। ठीक है, यानी शुरू में क्या होता है कि आपका एक लोकेशन है, उस पर मल्टीपल सर्वर पड़े होते हैं, यानी आपके ऑफिस के मल्टीपल सर्वर हैं, उन सारों में आप रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद कुछ मिरर होंगे। मिरर क्या होता है, बेसिकली आप समझ लें रेप्लिका जो कि इस चीज की कॉपी मेंटेन कर रहे हैं। तो दुनिया में मिरर्स पड़े होंगे, आप शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि ये कंटेंट किस किस मिरर के ऊपर पड़ा होगा। तो दिस इज अ परमानेंट रेप्लिका। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिका, जहां पे क्या होता है कि आपने शुरू में तो कुछ सर्वर के ऊपर कंटेंट प्लेस कर दिया। अब अगर किसी एक सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आनी शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा लोड इंक्रीज कर गया है, तो वो सर्वर क्या कर सकते हैं, वो सर्वर किसी और सर्वर को जो कि इस्तेमाल में नहीं था उसे एक्टिवेट करके उसके अंदर इस कंटेंट का रेप्लिका प्लेस करेगा और फिर अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें कह देगा कि यार कुछ क्लाइंट तो मेरे से कंटेंट ले लें, बाकी क्लाइंट इस नए सर्वर के साथ कंटेंट रिट्रीव कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली मकसद क्या है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि रादर देन कि आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या रेप्लिकाज होने चाहिए, जो कि परमानेंट रेप्लिका के केस में था, सर्वर इनिशिएटेड में सर्वर खुद ही डिसाइड करते हैं कि मेरे ऊपर लोड ज्यादा हो गया है, तो वो नए रेप्लिका जो है क्रिएट कर देगा और उन्हें ऑनलाइन कर देगा और क्लाइंट को जो है रीडायरेक्ट करके कह देगा कि तुम जो है इस सर्वर से कंटेंट ले लो। और तीसरी टाइप ऑफ रेप्लिका है क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका। इसमें एग्जांपल क्या होता है कि आपका कैश है, कैश खाली होती है, ये क्लाइंट मशीन में भी हो सकती है बाय द वे, और ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकती है। तो कैश खाली है। अब जब भी आप किसी कंटेंट को रिक्वेस्ट करेंगे तो कैश क्या करेगी, वो ओरिजिनल सर्वर से कंटेंट लेके आएगी और अपने वो आपको तो दे देगी कंटेंट, साथ ही वो अपने ऊपर उसका एक रेप्लिका मेंटेन करेगी। अब अगर दोबारा आपने उसी कंटेंट को एक्सेस करना है या आपके लैन के ऊपर कोई और यूजर है जो कि उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट ओरिजिनल सर्वर को नहीं जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट क्लाइंट को आएगी, सॉरी कैश को आएगी, कैश सर्वर जो है या अपनी कैश जो है, और वही से सर्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जो तीसरी अप्रोच है ये बेसिकली क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका है, कि क्लाइंट जो कंटेंट रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ वो ही रेप्लिकेट होगा, उसके अलावा कुछ रेप्लिकेट नहीं होगा। तो कंटेंट प्लेसमेंट में दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है कि आपने डिसाइड करना है कि कंटेंट जो है प्रोपोगेट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो उसमें कुछ डिजाइन डिसीजन हैं जो आपने एड्रेस करनी होती है। पहली डिसीजन तो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेंट है जो कि प्रोपोगेट होगा। ठीक है, यानी एक कंटेंट है, उससे आप किसी और सर्वर के ऊपर उसका रेप्लिका जो है वो फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना। तो पहली चीज तो आपने डिसाइड करना है कि किसको प्रोपोगेट करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये होती है कि अगर किसी कंटेंट में कोई चेंज हुई है, कंटेंट मॉडिफाई हुआ है, अपडेट हुआ है, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ आप जो पूरी की पूरी चेंज है उसे बाकी सर्वर को सेंड ना करें। आप सिर्फ क्या करें, आप एक इनवैलिडेशन प्रोटोकॉल रन कर दें, यानी जिस सर्वर के ऊपर कोई चेंज हुई है वो सर्वर बाकी कॉपीज को इन्फॉर्म कर देगा कि ये मेरा कंटेंट है,
ये तुम्हारे पास भी पड़ा हुआ है, इस कंटेंट के अंदर चेंज हो गई है, तुम्हारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो पुराना है, बस और कुछ नहीं। तो इसका फायदा क्या है कि ये नोटिफिकेशन इतनी छोटी होगी कि आपकी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ बच जाएगी। आपने सारे का सारा डेटा जो है सेंड नहीं किया, आपने सिर्फ एक पैकेट भेजा है जिससे आपने सारे कॉपीज को बता दिया कि तुम्हारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो पुराना है। अगर तुम इंटरेस्टेड हुए तो उसे चेंज कर लेना, नहीं इंटरेस्टेड तो रहने दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है कि आप सिर्फ अपडेट की नोटिफिकेशन फॉरवर्ड करें, अपडेट को जो है प्रोपोगेट ना करें, ठीक है। ऑल राइट, इस अप्रोच का फायदा कब है? ठीक है, इस अप्रोच का फायदा होता है कि अगर रीड जो है वो इनफ्रीक्वेंट है और राइट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, यानी आप बार बार कंटेंट को चेंज कर रहे हैं और उस कंटेंट को देखने वाले लोग जो है वो इतनी ज्यादा दफा एक्सेस नहीं कर रहे हैं। यानी लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है जो कि दुनिया में कोई एक्सेस ही नहीं करता, अब मैं उस वेबसाइट को हर सेकंड बाद चेंज कर रहा हूँ, हर मिनट बाद चेंज कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो अब क्या होगा? अब अगर हर मिनट बाद में चेंज करके सारे रेप्लिकाज में अपडेट कर देता हूँ तो ये तो वक्त जाया, क्योंकि हर चेंज के बाद तो शायद उसे कोई देखने वाला ही ना हो, उस कंटेंट को देखने वाला शायद कोई हफ्ते बाद या महीने बाद उसे एक्सेस कर रहा है। तो बेहतर है कि मैं सारे सर्वर को प्रोपेगेट कर दूं कि मेरा कंटेंट चेंज हो गया है। अब अगर कोई यूजर उस सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उस सर्वर को पता होगा कि ये जिस कंटेंट में इंटरेस्टेड है वो मेरे पास पुराना है, तो मैं ओरिजिनल सर्वर से नया वाला ले आऊं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये बेसिकली फायदा हो गया कि मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपके रीड जो है वो इनफ्रीक्वेंट है पर राइट फ्रीक्वेंट है, तो इन दैट केस ये अप्रोच जो है बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप हर दफा चेंज को हर रेप्लिका के ऊपर अपडेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ तब अपडेट करेंगे जब वो चेंज रिक्वायर्ड होगी। दूसरी ऑप्शन होती है ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कॉपी टू अनदर, कि आपने एक रेप्लिका के ऊपर कोई डेटा चेंज किया है तो जितने उस कंटेंट के रेप्लिकाज हैं हर सर्वर के ऊपर आप वो चेंज अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ये अप्रोच यूजफुल तब होती है जब आपका रीड टू राइट रेशियो जो है वो काफी हाई है, यानी राइट आप इनफ्रीक्वेंटली कर रहे हैं पर रीड जो है दुनिया के हर कोने से उस डेटा को बार बार रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने चेंज किया है, अब ये अगली चेंज काफी देर बाद होगी पर उस चेंज होने से पहले पहले कोई ना कोई इसे रीड करेगा, तो बेहतर है कि मैं इस चेंज को बाकी सारे सर्वर के ऊपर रेप्लिकेट कर दूं, ठीक है। तो ये दूसरी अप्रोच होगी। और तीसरी जो अप्रोच है कि कौन सा कंटेंट प्रोपेगेट करना है कौन सा नहीं करना, तो उसमें तीसरी ऑप्शन होती है कि आपने जो अपडेट किया है उस अपडेट पूरे के पूरे डेटा को आप कॉपी ना करें, बल्कि आप उस अपडेट को एज ए क्वेरी रिप्रेजेंट करें और जितने भी रेप्लिकाज हैं उन रेप्लिकाज पे आप उस क्वेरी को, डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दें। तो उस क्वेरी के एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि जो भी डेटा चेंज हुआ था वो अपडेट हो जाएगा बाकी सारे सर्वर्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये एक डिजाइन डिसीजन होगी। अगली डिजाइन डिसीजन होती है कि आपको पुल बेस्ड प्रोटोकॉल चाहिए, यानी आपने कोई कंटेंट चेंज किया है तो अब आप पुल बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू से अपडेट करेंगे कि पुश बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू। पुश बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, और ये बाय द वे सर्वर बेस्ड अप्रोच भी कहलाती है, कि आपका एक अपडेट है, अब आप वो जो रेप्लिका जिसके अंदर अपडेट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है डेटा, वो बाकी रेप्लिकास का इंतजार नहीं करेगा सवाल करने का, वो ऑटोमेटिकली उन सारों को जो है जो अपडेटेड डेटा है वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड व्हेन यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, ठीक है। कि यानी आपका अगर कोई चीज चेंज हुई है, यानी बैंक अकाउंट में कोई चेंज हुई है, तो अब दुनिया के जितने सर्वर्स पे वो अकाउंट इंफॉर्मेशन रेप्लिकेटेड है फौरन वो सारे सर्वर में चेंज अपडेट हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो काफी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप पुश बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि जिस डेटाबेस में चेंज हुई है वो सारे रेप्लिकास को फौरन अपडेट का मैसेज भेज देगा। और दूसरी चीज है कि ये अप्रोच आप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे रीड टू अपडेट रेशियो इज हाई, यानी आप डेटा को अपडेट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे पर उसे रीड बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने अगर चेंज कर दिया तो इस्तेमाल तो हो ही जाना है अगले चेंज से पहले, तो बेहतर है कि मैं उसे अपडेट कर दूं। तो इसलिए आप उस नए डेटा को, मॉडिफाइड डेटा को बाकी सारे सर्वर को पुश कर देते हैं।
दूसरी अप्रोच है पुल बेस्ड अप्रोच। पुल बेस्ड अप्रोच या क्लाइंट बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि अगर कोई चेंज हो गई है तो ठीक है, रखें अपने पास। अब अगर कोई क्लाइंट उस यानी कोई रेप्लिका उस चेंज में इंटरेस्टेड है, उस कंटेंट में, तो सिर्फ तब भी वो उस चेंज को रिक्वेस्ट कर लेगा, यानी मंगवा लेगा कि मुझे बता दो क्या चेंज हुआ है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो पुश कुछ नहीं होगा, उसे जबरदस्ती कोई डेटा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है व्हेन रीड टू अपडेट रेशियो इज लो, यानी रीड कम हो रहा है, अपडेट ज्यादा हो रहा है फॉर एग्जांपल। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है वेब कैश। वेब कैश में क्या होता है कि आपने अगर किसी पेज को एक्सेस किया है ओरिजिनल सर्वर पे, तो अब आपकी कैश के ऊपर वो पेज आ गया है। अब ओरिजिनल सर्वर के ऊपर अगर पेज चेंज हुआ है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने पास ही चेंज रखेगा, वो किसी कैश को नहीं कहेगा कि यार इसे चेंज करो, ठीक करो, नहीं, वो खामोश रहेगा। अब आपके नेटवर्क पे कोई भी शख्स इस पेज को दोबारा से एक्सेस करना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट वेब कैश को आएगी जो कि नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है। कैश जो है वो ओरिजिनल सर्वर को एक मैसेज भेजेगी, वो कहेगी कि मेरे पास ये कंटेंट पड़ा हुआ है और उस कंटेंट की डेट ये है, तुम्हारे पास अगर कंटेंट इस डेट के बाद चेंज हुआ है तो मुझे लेटेस्ट कंटेंट भेज दो, अगर वो चेंज नहीं हुआ तो मुझे बता दो कि मेरे पास कंटेंट जो है नया ही है, ताकि तुम्हारे से लेके मेरे तक वो डेटा आने में बैंडविड्थ ज़ाया ना हो और मैं जो है फिर अपनी लोकल मशीन से ही सर्व कर दूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। क्लास हमने पहले भी किया था, कंडीशनल गेट आई थिंक किया था। आप जो है दोबारा से गूगल कर लेना और देख लेना कि कंडीशनल गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है पुल बेस्ड अप्रोच का। तो मैं फिर रिकैप कर दूं कि अगर आपने डेटा चेंज किया है किसी एक रेप्लिका में और किसी और रेप्लिका में उस चेंज को मॉडिफाई अपडेट करना है, तो वो एक पुश बेस्ड अंदाज में आप कर सकते हैं कि जहाँ पे चेंज हुई है वो जबरदस्ती उसे कह दे कि चेंज हुई है, इसे ठीक कर लो। जहाँ पे आप पुल बेस्ड कर सकते हैं कि जो दूसरी मशीन है जिसके ऊपर चेंज अभी नहीं हुई, उसे जब जरूरत पड़ेगी तो वो ओरिजिनल सर्वर को कह सकती है कि अगर कंटेंट चेंज हुआ है तो मुझे सेंड कर दो, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि अगर कंपैरिजन करें तो स्टेट जो है सर्वर पे स्टेट मेंटेन हो रही है कि नहीं, तो पुश बेस्ड अप्रोच में सर्वर के ऊपर काफी स्टेट मेंटेन होती है। सर्वर को मैनेज करना पड़ता है कि किस किस क्लाइंट के ऊपर रेप्लिका पड़ा हुआ है, किस किस कैश में रेप्लिका पड़ा हुआ है, ताकि मैं उन सारों को अपडेट कर दूं। पुल बेस्ड अप्रोच का ये फायदा है कि सर्वर के ऊपर कोई स्टेट मेंटेन नहीं हो रही। अगर कोई इंटरेस्टेड है कंटेंट में तो सर्वर को कांटेक्ट करके कह देगा कि मुझे लेटेस्ट भेज दो, मसला खत्म हो गया। ठीक है, अगली बात है कि मैसेजेस कौन से सेंड होते हैं। तो पुश बेस्ड अप्रोच में जैसे ही सर्वर पे कोई चेंज होती है तो वो अपडेट का मैसेज जो है वो सारों को सेंड कर देते हैं जिसमें नया डेटा पड़ा हो। पुल बेस्ड अप्रोच में दो मैसेजेस हैं, एक पोल का मैसेज है कि क्लाइंट जो है वो ओरिजिनल सर्वर को कहने कि अगर कोई चीज चेंज हुई है तो हमें सेंड कर दो, और उसके रिप्लाई में जो अपडेट डेटा होता है वो आ जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है। तो पुश बेस्ड अप्रोच में जैसे ही चेंज हुई है वो फौरन अपडेट हो जाएगी, सारों तक इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दिया जाएगी। पुल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि जब तक कोई क्लाइंट उसे फेच नहीं करता उस अपडेटेड डेटा को, तब तक क्लाइंट अपडेट नहीं होगा, और इन दैट केस इसमें आपके दिन भी लग सकते हैं, आपके घंटे भी लग सकते हैं, आपके कई दिन भी लग सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली उस चीज पर डिपेंड कर रही है पुल बेस्ड में कि क्लाइंट कब इंटरेस्ट शो करता है। ठीक है, ऑलराइट। और तीसरा जो डिजाइन डिसीजन है वो है कि आप यूनिकास्ट करेंगे कि मल्टीकास्ट, यानी अगर सर्वर ने सारे जहां जहां पे चेंज रिक्वायर्ड है उन सारों को चेंज अगर सेंड करने अपडेटेड डेटा, तो एक ऑप्शन है कि उन सारे सर्वर के साथ वन बाय वन एक यूनिकास्ट कनेक्शन खोलें और उसके ऊपर डेटा सेंड कर दे। ठीक है, और ये ऑब्वियसली पुल बेस्ड अप्रोच में बेहतर है क्योंकि जो क्लाइंट इंटरेस्टेड है वो सिर्फ सर्वर के साथ एक सॉकेट खोल के डेटा रिक्वेस्ट कर लेगा। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि सर्वर जो है सिर्फ एक डेटा भेजेगा, अब जो जो कॉपी उस डेटा में उस अपडेट में इंटरेस्टेड है वो अंडरलाइंग नेटवर्क की मल्टीकास्ट फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए उसकी कॉपी रिट्रीव कर लेगी। और ऑब्वियसली अगर आप पुश बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करें तो उसमें आइडियली आपके पास मल्टीकास्ट अवेलेबल होना चाहिए।
क्लास हम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पे ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज हम फर्दर बात नहीं करेंगे। आप वीडियो देख लें, आप स्लाइड्स देख लें, और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाते हैं कि हमने अभी तक जो बात की है वो की है कि कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है, यानी किस किस तरह की गारंटी जो है वो आपकी नोड्स एक दूसरे को प्रोवाइड करती है। अगली बात हमने डिस्कस की थी कि अगर आपकी कोई रेप्लिका है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है, तो उस मॉडिफिकेशन को बाकी सर्वर तक, बाकी रेप्लिकास तक प्रोपोगेट करने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन होती है, क्या रूल्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी जो हमने बात करनी है वो ये है कि कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या होता है, यानी आपने कोई भी कंसिस्टेंसी मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा। तो पहला एक जो कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल होता है वो होता है प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल। प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस है जो कि कोई राइट ऑपरेशन करना चाहती है किसी डेटा आइटम एक्स पर, ठीक है, यानी आपके पास एक कंटेंट है जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं और वो कंटेंट रेप्लिकेटेड है और भी सर्वर्स के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप उसे खुद से नहीं अपडेट करेंगे। आपके पास एक प्राइमरी सर्वर होगा। प्राइमरी आप समझ लें कि एक कोऑर्डिनेटर है। तो आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी, वो प्राइमरी सर्वर जो है अपनी लोकल कॉपी के ऊपर एक्स को अपडेट करेगा जैसे आपने कहा है, और उसके बाद बाकी जितने भी बैकअप सर्वर्स हैं उन सारे बैकअप सर्वर्स को ये अपडेट फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब वो सारे बैकअप सर्वर्स अपने अपने कंटेंट को जब राइट कर लेंगे, यानी अपनी अपनी लोकल कॉपी ऑफ एक्स को मॉडिफाई कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे प्राइमरी सर्वर को कि तुमने जो हमें चेंज करने का कहा था वो हो गया। और जब सारों की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी तो अब प्राइमरी सर्वर जो है वो वापस क्लाइंट को मैसेज कर देगा कि तुमने जो चेंज करने का कहा था वो मैंने अपडेट कर दिया अपने ऊपर भी और बाकी बैकअप सर्वर्स के ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो ये क्लास प्राइमरी बेस्ड कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल है। इट अचीव्स सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। हाउ कि बेसिकली प्राइमरी को जब भी कोई मैसेज आता है कोई अपडेट का, तो सिर्फ प्राइमरी सर्वर को ही इजाजत है बाकी सर्वर्स के ऊपर उस मॉडिफिकेशन को अपडेट करने की। तो जिस ऑर्डर में इस प्राइमरी सर्वर को रिक्वेस्ट आएंगी मॉडिफाई करने की, ये प्राइमरी सर्वर बाकी सर्वर्स पे भी उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो इसलिए सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी थी क्या? सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी थी कि अगर एक नोड के ऊपर किसी ऑर्डर में ऑपरेशन हुए तो बाकी नोड्स के ऊपर भी उसी ऑर्डर में ऑपरेशन होने चाहिए। और जहां पे ये ऑर्डर जो है ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये प्राइमरी सर्वर इंश्योर कर रहा है। ठीक है, और ट्रेडिशनली ये अप्रोच कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं और जो फाइल सिस्टम होते हैं जिसमें आपका एक ही लैन के ऊपर मल्टीपल सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर कॉपीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर किसी एक सर्वर पे चेंज हुई है और वो बाकी सर्वर्स के ऊपर भी अपडेट करनी है तो वो बेसिकली आपका एक रेप्लिका, एक मेन सर्वर होगा जो कि बाकी बैकअप सर्वर्स के ऊपर उस रेप्लिकेशन को अपडेट कर देगा, उस चेंज को अपडेट कर देगा। और क्लास आखिरी जो कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल है दैट इज कोरम बेस्ड प्रोटोकॉल। ये हमने पहले भी बात की थी। कोरम बेस्ड में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रेप्लिकेटेड डेटाबेस है और यू नीड टू इंश्योर कि कोई भी दो कॉपीज हैं उनके ऊपर, यानी एक आपके पास डेटा आइटम है उसकी मल्टीपल कॉपीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक प्रोसेस जो है वो एक सर्वर के ऊपर उस कॉपी को रीड राइट कर ले और कोई और जो है प्रोसेस वो किसी और सर्वर के ऊपर उसको रीड राइट कर ले कॉन्करेंटली, यानी साइमल्टेनियसली। क्यों? मसला क्या होगा? मैंने एक सर्वर पे चेंज किया, आपने किसी और सर्वर पे चेंज किया एक ही कॉपी को। अब कौन सी वाली कॉपी ठीक है? मेरी वाली कॉपी ठीक है कि आपकी वाली कॉपी ठीक है?
तो वी नीड टू इंश्योर कि हम दोनों में से कोई एक अपने ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट करे और वो जब फारिग हो जाता है उसके बाद किसी और को इजाजत मिले कि उसी डेटा के ऊपर अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए हम एक कोरम बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। कोरम में क्या होता है कि हर आइटम को वोट साइन करते हैं कि जितने रेप्लिकाज हैं उतने वोट होंगे। अब किसी भी रेप्लिका ने अगर किसी आइटम को चेंज करना है तो क्या होगा, वोटिंग होगी, ठीक है। और जिस प्रोसेस को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं सिर्फ उसी को इजाजत होगी कि इस डेटा आइटम को मॉडिफाई करें, बाकी लोग चुप कर जाएंगे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो एक दफा ये मेजॉरिटी वाला वोट जो जिसे मिला था उससे मॉडिफिकेशन कर दी है, अब वो बाकियों को कह देते हैं कि आई एम डन, अब दोबारा से वोटिंग होगी और अब जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेंगे अब उसे इजाजत होगी कि वो कौन जो है वो इस शेयर्ड आइटम को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगला जो लेक्चर है उससे हमने ये बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, ऑल राइट क्लास, एनी क्वेश्चंस?